अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे बजट ट्रांसमिशन। अब से कुछ देर बाद बजट 2024-2025 कौमी असेंबली में पेश कर दिया जाएगा और उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस आने वाले बजट में, क्योंकि कल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तमाम लोगों को नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि खैरात पर आप स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल तो चला सकते हैं लेकिन मुल्क चलाने के लिए हर किसी को टैक्स पेयर बनना पड़ेगा। तो ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है और कल ज़्यादातर जो बातें उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में की थी वो इन्फोर्समेंट के हवाले से की थी। मसाइल का हमें इदराक है, सॉल्यूशंस हमें मालूम है, लेकिन क्या उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक मिसाल के तौर पे उन्होंने बताया था कि जो टैक्स का शोबा है वहाँ पे पीओएस के हवाले से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। तो हमें पता है करना क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, लेकिन अब उनको इन्फोर्स करना, उनको इंप्लीमेंट करना, ये हुकूमत कह रही है कि हमारी तरजीहात में होगा और जब ये करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होंगे। अब इस बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस है उस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है अनवर काशिफ साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं टैक्स पार्क के। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा यूनुस ढागा साहब फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई है क्योंकि आपका शोबा भी है। एक तो कल बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया कि कंट्रीब्यूशन सबने करना है, जिसकी आमदनी होगी वो टैक्स पेयर बनेगा। माजी में भी बात होती रही है, इंप्लीमेंटेशन उस पर नहीं हुई। इस मरतबा आप कोई फ़र्क देख रहे हैं क्या? सर ये आई थिंक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो है फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर आया है कि जी हमें हर आमदनी पे टैक्स देना है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो बहुत ही क्लियरली मैसेज नहीं देते थे। इशू ये है कि देखें, आज से 2 महीने पहले ताजिर दोस्त स्कीम आई, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई जी। तो पाकिस्तान का इशू ही जो है ना डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन है। उसको जब तक आप नहीं करेंगे आपका टैक्स निज़ाम बेहतर नहीं होगा। जैसे आपने बात की कि खैरात पे स्कूल तो चल सकते हैं, हॉस्पिटल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चलते। बात यह है कि जब तक आप टैक्स नहीं देंगे आपका मुल्क नहीं चलेगा। तो टैक्स कैसे लिएगा? डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। पॉइंट ऑफ सेल हो, ट्रेस एंड ट्रैक हो, कोई चीज़ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। अब ये क्या, कौन रोक रहा है इसको, कौन पुल बैक करता है? जब भी फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं वो कहते हैं जी हमें इस बात का अदराक है तो उसका रास्ता क्या है? अब ये जो कल की इकोनॉमिक सर्वे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आई होप कि उनको अब नज़र आ गया और इसके जो नताइज हैं, एक्शंस हैं, वो नज़र आने शुरू हो जाएं। और क्योंकि कल वो बात कर रहे थे कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एफबीआर में मैकेंजी को उसके लिए लेकर आए हैं, तो क्या इससे आपको लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी? और दूसरा ये जो मामला हम कहते थे कि हमें पता है कि कौन कितने अखराजात कर रहा है, उनकी ट्रैवलिंग कितनी है, उनके फ़ोन, उनके इलेक्ट्रिक बिल कितने हैं, वो हम ट्रेस तो कर रहे थे, लेकिन उस पर भी उनको कोई प्यूनिटिव एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो रहा था। तो अब आपके ख्याल में उस लेवल पे हम लेके जा सकेंगे मामला? देखिए, इसको अगर हम 2 तरह से देखें, अगर पहले उसमें देखें तो पहले भी, इससे पहले वर्ल्ड बैंक आके यहाँ पे कुछ नहीं कर सका। 2-3 दफ़ा रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स आए लेकिन कोई ऐसा खातिर खा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद नादरा आपके पास है, नादरा का यूज़ आज भी यूज़ नहीं हो पा रहा। एफबीआर ने नादरा के साथ MOU साइन किया है। एफबीआर ने जो है वो जो है उसको कहा है कि हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इशू ये है कि अब लोग तंग आ गए इन बातों से, अब चाहते हैं कि रिजल्ट नजर आए, रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। राइट। और कल एक इकोनॉमिक सर्वे में ये अहम एक डॉक्यूमेंट सामने आया है टैक्स एग्जेम्पशंस के हवाले से, और जो डेटा है पिछले साल का वो ये बताता है कि 3,880 अरब रुपए की तकरीबन एग्जेम्पशंस हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन की एग्जेम्पशंस हैं। अब इस पर बड़ी बहस चल रही है इस डॉक्यूमेंट को लेके कि क्या वजह है कि इन तमाम सेक्टर्स को आपने टैक्स छूट दी हुई है। लेकिन मुझे ज़रा बताइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस पर सेल टैक्स इस वक्त नहीं है, वो लग जाता है तो इससे इंडस्ट्री का तो नुकसान नहीं होगा, ये सारा बर्डन तो आवाम को शेयर करना पड़ेगा। तो ज़रा बताइएगा कि क्या अगर ये एग्जेम्पशंस हैं इसकी बेनिफिशरी इस वक्त आवाम है या ये सेक्टर्स हैं जो कि ये एग्जेम्पशन हासिल कर रहे हैं? देखिए, अगर आप इसको इस तरह देखें कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो एग्जेम्पशन है वो जो है वो डायरेक्टली बेनिफिट देती है आवाम को, इसलिए कि वो उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाता है। अगर वो कॉस्ट कम करके उसको देते हैं तो आवाम के पास आता है। पाकिस्तान में बेसिकली बाइंग पावर नहीं है लोगों के पास, सो सेल टैक्स के जो 18% ऐड होते हैं वो लोगों के लिए और भी बर्डन बन जाता है। तो इसलिए वो एग्जेम्पशन कुछ दी हुई हैं जो सेल टैक्स के हवाले से, यानी ये सेल्स टैक्स की जो एग्जेम्पशन है इसका बेनिफिशरी आम आवाम बनती है, इसकी बेनिफिशरी जो है वो इंडस्ट्री नहीं है। अगर कोई डिस्टॉर्ट हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन स्कीम यही है उसकी कि आवाम के हाथ में, बिकॉज ये थर्ड पार्टी टैक्स होता है। जब आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, जब आप बाय कर रहे होते हैं, जब आप वो टैक्स दे रहे होते हैं, तो अगर वो कम रेट पे होगा, कम कोई एग्जेम्पशन होगी, तो वो जो है बेनिफिट अल्टीमेटली आवाम को जाना चाहिए या जो आदमी खरीद रहा है उसको जाना चाहिए।
इसी तरह जो अब बात की जा रही है कि 5th शेड्यूल में जो जीरो रेटिंग है उस पर शायद एग्जेम्पशंस ख़त्म की जाए और दीगर सेक्टर्स पर ख़त्म की जाए। एक्सपोर्टर्स के हवाले से कल अशफाक तौला साहब भी हमारे प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि वैसे तो तकरीबन $30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स टैक्स देते हैं वो 89 बिलियन है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो सैलरी क्लास भी इस वक्त 300 अरब रुपए का टैक्स दे रही है। तो क्या उस एग्जेम्पशंस को आपको लगता है कि इस बजट में ख़त्म करना चाहिए? शहजाद साहब, अगर आप पिछले 25 साल में देखें ना, आपको हर लेवल पे लोग ये बातें करते हुए नजर आते थे कि जी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको टैक्स नहीं देना चाहिए, उनको एग्जेम्पशन देनी चाहिए। आपने खुद ये चीज़ खड़ी की है। देखें, दुनिया में कहीं आप किसी भी डेवलप इकोनॉमी में चले जाएं, कहीं जाएं, कोई एग्जेम्पशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, रिड्यूस रेट होता है फॉर द सर्टेन पीरियड। पाकिस्तान में एग्जेम्पशन दी जाती है एक इंडस्ट्री को, एक सेक्टर को, और जब वो देने के मतलब प्रोडक्शन देने के काबिल होता है, उस वक्त जो है वहाँ पे लॉसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस लेवल की नहीं है जिसको एग्जेम्पशन आप दे के आप अपने वो बर्डन बढ़ाए। अब मैं एक मिसाल दूंगा दुनिया की, जहां कोविड आया था तो यूके में उन्होंने 8,000 पाउंड दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये 8,000 पाउंड हम कोविड की वजह से आपको दे रहे हैं, लेकिन जो इस पर टैक्स का इंपैक्ट है ना, वो आपको एक्सचेकर को जमा कराना है अपने रिटर्न में। ये हमारे जहन में होना चाहिए कि कोई पैसा भी या कोई इनकम भी जो है ना टैक्स के बगैर जानी नहीं चाहिए। और ये जो इस वक्त टारगेट सेट करने की बात हो रही है, FBR टैक्स टारगेट कलेक्शन का जो होगा वो 12,900 अरब रुपए का होगा, विच वुड मीन कि अगर इस साल हम 9,250 या 9,300 भी कर लेते तो 40-45% इनफैक्ट हमें ग्रो करना पड़ेगा अगर हमने टारगेट अचीव करना है। आपको लग रहा है ये मुमकिन है या बहुत ज़्यादा टैक्सेस की भरमार होने वाली है अगले 1 घंटे में? देखें जी, मुझे तो लग रहा है कि बहुत मुमकिन है, इसलिए कि मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र आती है, लेकिन वो चैनलाइज होती नहीं है एक्सचेकर में। अगर आप देखें ना, रोडों पर आपको नई गाड़ियाँ नजर आएंगी, इतनी महंगी गाड़ियाँ हो गई वो नजर आती हैं। रेस्टोरेंट में मैं और आप अगर जस्ट वॉक इन कर लें तो हमें सीट नहीं मिलती घंटे तक। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसको चैनलाइज नहीं कर रहे आप। चैनलाइज कैसे होंगे? डॉक्यूमेंटेशन की जरिए और पॉइंट ऑफ सेल के जरिए। तो आप जब तक इसको चैनलाइज नहीं करें, आप इसके पीछे क्या लॉबी है, कौन लोग हैं जो इसको ड्रैग करना चाहिए। पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन में जाता है, 2 स्टेप आगे बढ़ता है, 2 स्टेप पीछे आ जाता है। तो आज जब तक हम इसको पूरी तरफ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमी में पोटेंशियल है, ये मैं बहुत वाज़े अंदाज में कह सकता हूँ पोटेंशियल है। एक तो 15-16% तो एक्सपेक्टेड है नॉमिनल GDP, तो उतना टैक्स कलेक्शन तो आपका पिछले साल के मुकाबले में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा शायद कुछ एग्जेम्पशंस खत्म की जाए, कुछ नए मेजर्स लिए जाएं, लेकिन जो मेन फोकस कल मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आया, उसमें औरंगजेब साहब बार बार जिक्र कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का, यानी कि आप अपने FBR की मशीनरी को बेहतर इस्तेमाल करके ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। क्या यही इरादा लग रहा है आपको हुकूमत का? बिल्कुल यही इरादा लग रहा है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के जरिए इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सिस्टम पिछले 75 साल से रस्टेड है। आप आज फिर इस्तेमाल करने जाएंगे, फिर ये चीज़ें रुक जाएंगी। आप लोगों को रखें, लेकिन आप डिजिटलाइजेशन लेके आएँ, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उसका रिजल्ट देखें आप कितना ज़बरदस्त आएगा। इसलिए कि जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन होगी, एक्सचेकर में फ्रूट उसका गिरने लगेगा। सही। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद अपने जो दीगर मेहमान हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ में बजट ट्रांसमिशन। अब से कुछ देर बाद बजट पेश कर दिया जाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे यूनुस डागा साहब, जिनसे पहले ऑडियो के इशूज़ थे, अब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस हैं और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें माहिर मईशत खुर्रम शहजाद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले हम जाएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम के पास और पूछेंगे इस वक्त खबर क्या इतलात क्या है कि कब कौमी असम्बली में बजट पेश कर दिया जाएगा। अशरफ मलखम साहब, क्या इतलात है इस वक्त? जी, अभी इसका टाइम तो उन्होंने 4 बजे का दिया था, लेकिन उससे पहले जरूरी इवेंट जो होता है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चलती है, फिर कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग इस लिहाज से काफी अहम होती है कि उसमें जो टैक्स प्रपोजल है उनकी मंजूरी दी जाती है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी तनख्वाहों का आखिरी आइटम होता है जो कैबिनेट डिसाइड करती है। समटाइम वो डिले हो जाता है जरूर से ज्यादा। इस वक्त अभी जो मीटिंग शुरू होगी उसके बाद ही कहीं शुरू होगी जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, उसके में वज़ीर ख़ज़ाना तकरीर अपनी आके करेंगे। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही है। उसके बाद अभी थोड़ी ही देर पहले, बहुत चंद लम्हे पहले काबीना का एक इजलास शुरू हुआ है। उस काबीना में टैक्स प्रपोजल, उसके साथ साथ जो सैलरीज है जिसमें 10 से 15% की 2 तजावीज़ अलग-अलग तैयार की हुई हैं, उसकी मंजूरी दी जाएगी। देन फिर पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उधर वज़ीर ख़ज़ाना अपनी स्पीच करेंगे, जिसके बजट के खदोफाल हमने तकरीबन सुबह बता ही दिए थे जियो के नाज़रीन को। अगर आप कहें तो अभी मैं रिपीट कर सकता हूँ जो आम मोटी प्लीज, लेकिन पहले मुझे वो तमाम जो तफसीलात है वो भी बताइए। और आप कह रहे हैं कि जो आखिरी बात तय होती है वो होती है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कितना इजाफा करना है, और 10 से 15%, 2 प्रपोजल्स इस वक्त जो है ज़ेर गौर है। 2 प्रपोजल हैं, 10%, दूसरी 15%। उसका भी कितने % इजाफा होना है, क्योंकि IMF ने बड़ा इस पे बहुत सख्त अपना स्टांस लिया हुआ कि उनका कहना है कि एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में कम से कम इजाफा किया जाए, जबकि हुकूमत चाहती है
कि ज्यादा से ज्यादा इजाफा किया जाए। सही। और बजट के हवाले से बताइएगा कि अहम नुकात क्या है, क्योंकि एक तो अभी खबर हमारे सामने जो आई है, क्योंकि काफी दिन से इस पर डिस्कशन हो रही थी कि सैलरी क्लास के हवाले से क्या इंपैक्ट होगा। तो एक इतला तो हमारे पास ये आई है कि जो एग्जेम्प्टेड ब्रैकेट था पहले वो 6 लाख तक था, उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया जाएगा। यानी कि पहले वो शख्स जो कि 50,000 से ज्यादा कमाता था वो टैक्स देता था, अब जो शख्स 75,000 रुपए से ज्यादा कमाएगा उस पर टैक्स इंप्लीमेंट होगा। जी आशिफ साहब। जी, इसमें मैं बड़ी इस पे लंबी डिबेट चली है। हुकूमत का यही ख्याल है कि जो 75,000 इनकम है, जो उसको पर मंथ जिसका 75,000 सैलरी है वो तनख्वाहदार हो जाए, वैसे उसकी इनकम शो करता है, उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। लेकिन IMF का इसका बड़ा रिजिड स्टांस है, वो तो 50,000 से भी नीचे आना चाहते हैं कि इनकम स्लैब जो है। अब देखें, जब बजट के साथ साथ जो मुज़ाकरा चलेगा IMF से, जो 30 जून से पहले हुकूमत हर साल में अगला कर्ज प्रोग्राम लेना चाहती है, उसमें जो डिसाइड होगा, उसमें जो कल जो असेंबली में आज फाइनेंस बिल पेश होगा, उसमें यकीनन अमेंडमेंट्स होगी कि हुकूमत का आज का पूरी कोशिश होगी कि अपोजिशन को ऐसे पॉइंट्स ना दिए जाएं जिन पे टॉक शोज हो सके, सियासी पार्टियां बयान दे सकें, उसमें मीडिया तनकीद कर सके। बड़ी सॉफ्ट प्रपोजल आएंगे, लेकिन ये प्रपोजल मैं श्योर कहता हूं कि खत्मी नहीं होंगी। इसमें जैसे जैसे साथ साथ IMF के साथ मुज़ाकरा चलेंगे, IMF के जो इस फाइनेंस बिल उसमें तरामीम होंगी, तरामीम सख्त होंगे, क्योंकि अभी तक हमारे इतलाक के मुताबिक जितने भी IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, IMF ने एक भी नुक्ते पे पीछे नहीं हटे। उन्होंने कोई वेवर देने की बात नहीं की हुकूमत को। स्टैंड स्टिल पे तरसों तो आगे थी पोजीशन, लेकिन उस पर बहरहाल फिर हुकूमत का बड़ा एक दोबारा सॉफ्ट आया करते अमल कि हम IMF के साथ एंगेज रहेंगे। हमें प्रोग्राम कल भी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ उसमें कहा हमारे पास बी ऑप्शन है ही नहीं, हमें हर हाल में IMF का प्रोग्राम लेना है। तफसीलात भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन किया। ये अनवर काशिफ साहब, स्लैब्स के हवाले से बड़ी बात हो रही थी और डिबेट इसलिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सैलरी क्लास वो तबका है जो अब टैक्स दे देकर थक गया। वो कहते हैं हमसे तो आप एट सोर्स टैक्स काट लेते हैं, दूसरे जो बेशुमार सेक्टर्स हैं वो अपनी इनकम पे उस तरीके से टैक्स नहीं देते और एक मुनसिफाना टैक्स होना चाहिए। लेकिन ये जो वो तबका जो लोएस्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि उनकी तनख्वाह 30, 40, 50 या 65, 70, 75,000 तक हो, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे इस टैक्स से, अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है तो। आई थिंक उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन बात यह है कि हुकूमत किस तरह डिज़ाइन कर रही है, जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि IMF जो है ना इस पर बहुत सीरियस स्टांस लिए हुए, तो ये अभी शायद हो सकता है एक बजट अप्रूव कराने के लिए या फाइनेंस बिल पेश करने के लिए शायद ये किया जा रहा हो। लेकिन जब तक ये IMF की अप्रूवल नहीं होगी, जब तक ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट करवा लिया हुकूमत ने तो एक अच्छा थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जो कि हमारे लो कैडर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक रिलीफ होगा। लेकिन अगर फिर स्लैब्स इस तरीके से बना रहे हैं और वो जैसे अशरफ मलकम साहब ने बताया कि IMF का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, वो तो चाहता था कि 50,000 से कम वालों से भी टैक्स वसूल किया जाए। अब पता नहीं हुकूमत वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो शायद ये ना करे क्योंकि कौमी असम्बली में अपोजिशन को एक मौका मिल जाएगा तनकीद करने का। लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बाद में जब IMF प्रोग्राम के करीब हो, प्रोग्राम की मंजूरी के करीब हो, तो उस वक्त इसमें रद्दोबदल किया जा सके। हाँ, देखिए ये बेसिकली इशू ये है कि आपको IMF प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, आपको उनके साथ जो है किसी ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, क्या नेगोशिएशन होंगी, ये तो फाइनेंस बिल के बाद पता चलेगा। जब डॉक्यूमेंट उनको नज़र आएगा, उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे, उनके रिजर्वेशंस आएंगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये उनकी क्या क्या रिजर्वेशंस है। और फिर उसके बाद हुकूमत को मेरे ख्याल में उनमें उनको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कि मेजर आपका एजेंडा ये है कि आपको IMF प्रोग्राम में जाना है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसको आपको रीडू करना पड़ेगा। ये कुछ हो सकता है इनिशियल स्टेज पे पॉलिटिकल उन्होंने स्टांस लिया हो, लेकिन बाद में जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता, जब तक एक्ट नहीं बनता, जब तक मेरे ख्याल में हम इस पे कोई। वज़ीर ख़ज़ाना अपने माजी के इंटरव्यूज़ में भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देते रहे कि ज़रूरी शोबा हो उस पर टैक्स होना चाहिए, रियल स्टेट पर टैक्स होना चाहिए, आपके रिटेल होलसेल सेक्टर के ऊपर टैक्स होना चाहिए। अब इसमें से बहुत सारे बाज़ इशूज़ तो ऐसे हैं जो कि जिनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, सूबाई हुकूमतों से। तो आपको लग रहा है कि इस बजट में इस हवाले से हमें कोई नई डायरेक्शन मिलेगी? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा। अभी अगर आप खबर देख रहे थे कि एक जो मेजर पार्टी है उसने कहा कि मुझे हमसे बजट की कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है, तो वो किसी एक सूबे में उसकी हुकूमत है, तो अब कैसे आप समझ सकते हैं कि ये हार्मनी क्रिएट होगी जब अभी फेडरल बजट जो आ रहा है उसमें उनके ये खदशात हैं कि हमसे अप्रूवल नहीं ली गई। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड वर्क शायद हुआ नहीं है, और वो पहले IMF की मीटिंग थी, फिर चाइना की विजिट आ गई, और उसके बाद जो है बजट एकदम डॉक्यूमेंट आ गया, तो शायद कंसल्टेशन का जो प्रोसेस था वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ। अब आई होप कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक हार्मनी होना ये बड़ा ज़रूरी है सूबों के साथ, क्योंकि इसमें इंडिया की मिसाल बड़ी रेलेवेंट है। पाकिस्तान में अगर हम 100 रुपये टैक्स इकट्ठा करते हैं तो उसमें से 8.4% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सूबों का होता है, 8.4% कॉन्ट्रीब्यूशन है।
इंडिया में जो स्टेट है मुख्तलिफ, उनका कंट्रीब्यूशन टोटल टैक्स में तकरीबन 35% का है। और इसी वजह से अगर आप देखें इंडिया में जो वफाकी टैक्स है, टैक्स टू जीडीपी उनका बड़ा कम है, लेकिन जब स्टेट कंट्रीब्यूशन उस पर आप ऐड करते हैं तो फिर वो तकरीबन 16-17% तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि बजट से पहले सूबों से बात ही नहीं हुई है, उनसे कोई इस पर डिस्कशन ही नहीं हुई कि आप लोग प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएं या आप लोग जो है एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, इसका मतलब उस एंड से कुछ खास इस बजट में होने नहीं आ रहा। देखिए 2010 में जब 18th अमेंडमेंट आई थी ना, ये उसके बाद प्रोविंसों को डिवॉल्व किया गया था, जो कि सर्विस टैक्स था उसको दिया। आज तक प्रॉपर तौर पे बहुत सारे कमीशन बने, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन एक कहीं पे कंसल्टेटिव अप्रोच या कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट नजर नहीं आया जहाँ पे हुकूमत ने एग्री किया। अब बात यह है कि आप जब दस्ते गिरेबा हो जाते हैं तो वो उसमें होता यह है कि जो टैक्स पेयर है ना, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है, और यही वजह है जो डिस्ट्रस्ट खड़ा होता है हुकूमत के खिलाफ, और लोग टैक्स देने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि हम सूबाई हुकूमत के साथ आप पहले अपने आप को कंटेस्ट करें, फिर हुकूमत फेडरल हुकूमत के साथ। इंडिया में जो आपने मिसाल दी, वहाँ पे जो गुड्स है ना, वो उसके टैक्स जो है वो स्टेट्स के पास है, यहाँ पे गुड्स का टैक्स जो है वो फेडरेशन के पास है। तो ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। सर्विस टैक्स जो है वो सूबों के पास है, लेकिन इसमें हार्मनी जरूर होनी चाहिए, इसलिए कि जो टैक्स दे रहा है उसको ये रिलीफ मिलना चाहिए, कि उसको जहां भी रिलीफ मिल सकता है वो मिलना चाहिए, सूबाई हुकूमत में या वफाकी हुकूमत में। सही है। खुर्रम शहजाद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे अब? जी, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, जबरदस्त। टैक्स के ऊपर तो हमने बहुत ज्यादा बात कर ली। अब हर किसी का एक ये कंसर्न होगा कि इस बजट के बाद जो आपसे कुछ देर बाद पेश किया जाएगा, क्या महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है? क्योंकि पिछले 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि जो महंगाई की शरह है उसमें कमी आ रही है, और अगले साल का टारगेट 12-12.5% पे सेट करने जा रही है हुकूमत, लेकिन जो इकदाम लेने जा रही है, क्या उसके बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा? अच्छा, देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर आप इन्फ्लेशन देखें, जो गवर्नमेंट जो है, जो कल नंबर्स आए हैं और उन्होंने एक्सपेक्टेशंस दी हैं अगले साल की, वो तकरीबन 12% के करीब है, और 12 से 14% स्टेट बैंक भी और दूसरे बैरूनी इदारे भी जो है वो 12 से 14% एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रहेगी फिस्कल ईयर 25 में। और इसकी एक तो पहला हाफ होता है, आप समझते हैं, फिर दूसरा हाफ होता है, यानी कि जुलाई टू दिसंबर फर्स्ट हाफ है और फिर जनवरी टू जून सेकंड हाफ है। तो फर्स्ट हाफ की जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है शहजाद, इसमें मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के शुरू तक डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहेगा। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये कि पेट्रोल की कीमतें कंटिन्यूअसली नीचे आई हैं, आ भी रही है मजीद, और एक्सपेक्टेड है कि आएंगी भी, क्योंकि यूएस में इलेक्शंस हैं। ग्रोथ जो है चाइना की अभी भी बहुत ज्यादा सबड्यूड है, यूरोप में ग्रोथ बहुत ज्यादा सबड्यूड है, टाइटनिंग अभी भी चल रही है। तो जो आपकी इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसेस है वो नीचे जाती रहेगी, खासकर ये ऑयल की प्राइस है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप ये देखेंगे जो है किस तरह से रही है, तो पाकिस्तान में वीट की कीमत भी नीचे आई है और फूड की कीमत भी ऐसे नीचे आ रही है। चौथा पॉइंट ये है कि रुपया स्टेबल अगर रहता है, जो कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में रहेगा, तो आपकी इन्फ्लेशन का फेयर है यहाँ से सब्साइड हो सकता है। एडिशनल टैक्सेस अगर एग्जिस्टिंग टैक्स पे लगाए तो प्रॉब्लम होगी, तो महंगाई में इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर नए टैक्सेस लगे, नए सेक्टर्स पर टैक्सेस लगे, तो फिर वो टैक्स एडिशनल होगा। देखिए, अगर महंगाई की शरह में 12 से 14% इजाफा होगा, तो गवर्नमेंट जो टैक्स का टारगेट देने जा रही है, जो सुनने में भी आ रहा है, जो अनाउंस नहीं हुआ, वो 12,000 अरब रुपया है। ये मैं टैक्स टारगेट की बात कर रहा हूँ, जो कि लास्ट ईयर से 28% ऊपर होगा। और अगर आप इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को ऐड कर लें, यही होता है ना आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के साथ टैक्स जो है ग्रोथ, तो वो बन रहा है तकरीबन 12% में लगाऊं इन्फ्लेशन और 3.5% लगाऊं मैं ग्रोथ, तकरीबन कोई 15.5% के करीब आपकी ग्रोथ तो वैसे ही इससे आ जाएगी। फिर इंपोर्ट जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि आपको पता है आधे से ज्यादा टैक्स हमारा इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट होता है, और इस साल हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा, तो वहां से कलेक्शन आपको इंपोर्ट वास में मिल सकती है, तो ग्रोथ टैक्स हो सकती है। कल एनईसी के इजलास में ये बताया गया कि इस साल तकरीबन $52 बिलियन की इंपोर्ट होंगी और अगले साल का टारगेट अराउंड $57 बिलियन सेट किया जाएगा। यूनुस आगा साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, मैं सुन सक रहा हूँ, फरमाइए। चले जी, यूनुस साहब काफ़ी देर से आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा था। मुझे बताइएगा कि कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें बड़ी डिटेल से एक बार की गई कि मसला ये है कि हमें पता है कि मसाइल क्या हैं, उनका अदराक भी हमें पता है, इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट नहीं होती है, चाहे वो टैक्सेशन के हवाले से हो, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो, एनर्जी इस्लाहात के हवाले से हो।
क्या मसला क्या है, क्योंकि आपने तो पूरा सेटअप में काम किया है, क्या कैपेसिटी के इश्यूज हैं, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हैं, या विल नहीं थी? नहीं, जैसे आपने शुरू में ही बताया कि अंडरस्टैंडिंग तो है, बात है विल की, और बाज़ औक़ात अंडरस्टैंडिंग के भी एक दो इश्यूज हैं जिसकी मैं वजाहत करूंगा। देखिए, हमने सबने ये बात की और आपने बहुत तफसील से कई दिनों से हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो टैक्स में अपना रोल प्ले नहीं करे, और वजीर खजाना साहब ने बहुत अच्छी तरह कहा कि अब कोई सीक्रेट काउज नहीं रखें। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो कौन सी सीक्रेट काउज हैं जो कि बजट को में से काफ़ी हमारे जो अखराजात हैं उसमें उनका रोल है, और वो उसमें सबसे बड़ा इस वक्त रोल है आपके डेट सर्विसिंग का। डेट सर्विसिंग में आपको एक, मैं समझता हूं कि जो सीक्रेट काउज की बात की गई उसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर भी पिछले 5 साल से एक बहुत बड़ी सीक्रेट काउ रहा है, कि जिसको पॉलिसीज के तहत मौका दिया गया कि जितना भी वो चाहें गवर्नमेंट से चार्ज करें। जब आपका जो जिसको कहते हैं जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में हो, तब भी ये सेक्टर जो है 60% की इनकी ग्रोथ रही है, 100% तक भी इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। तो उसमें यही नजर आ रहा है कि हमारी जो स्टेट बैंक की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो काफी वीक रहा है। और दूसरा ये था कि अब ये टाइम आया कि जब हम बात कर रहे हैं बड़े स्टेप्स की, तो एक बड़ा स्टेप जो चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को वो है आपकी डोमेस्टिक डेट की रीस्ट्रक्चरिंग। डोमेस्टिक डेट की रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। 5-6 साल जो बैंकों ने बेतहाशा मुनाफा कमाया है उसमें 1-2 साल अगर ये कम मुनाफा इनका हो जाता है या थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो मुल्क के लिए इनको ये करना चाहिए। डेट रिस्ट्रक्चरिंग से आप अपने अखराजात में कम से कम 1000 अरब का कम आपका हो जाएगा अखराजात, और जो हम बार बार ये देख रहे हैं कि हम टैक्स कितना कलेक्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट दोबारा आपका ऊपर गया आप इन्फ्लेशन को नहीं रोक सकेंगे। आपको फिस्कल डेफिसिट इस साल की कामयाबी की एक बड़ी वजह जो हमारी सप्लाई साइड से कमोडिटी प्राइस के अलावा ये भी थी कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो बजट का खसारा है वो कम होके 7.9 से कम होके 3.7 पे आ गया। अब अगर इसको हम कंटिन्यू नहीं करें, 3.7 पे भी लास्ट क्वार्टर नहीं, और आमतौर पे आपको पता है कि जो मेजर चंक है फिस्कल खसारे का वो लास्ट क्वार्टर में ही रिफ्लेक्ट होगा ना। फिर बिल्कुल सही है, लेकिन ये फिर भी 5 से ऊपर नहीं जाएगा, ये मुझसे आप लिखवा लीजिए। तो 5 भी एक अच्छा है, विद इन 6 रहना बहुत अच्छा है। हम 7 और 8 पे चलते हैं पिछले कई सालों से, तो अगर लेस देन 6 रहता है तो ये हमारा जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। वरना ये बार बार गवर्नमेंट की बोरिंग और नोट की प्रिंटिंग से आप इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा अरसे तक कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ठीक है, सप्लाई साइड आपको इसको फायदा दे रही है, कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रही हैं, उम्मीद है कि ये आगे भी जाएंगी जैसे कि खुर्रम ने बताया। लेकिन यह है कि आपको अपनी जो फिस्कल साइड है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा इस वक्त खर्चा है आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स का। और इसमें बताइए, क्योंकि आप सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे, इस तरह की बातें भी हमने सुनी सियासी बुनियाद पर भी, और मैंने सुना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी 1-2 शोज पे ये कहा था कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको वफाक में होने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपने अपना करंट एक्सपेंडिचर कम करना है आप उनको डिवॉल्व करेंगे। ऑलरेडी वो डिपार्टमेंट सूबों में काम कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या इतनी बड़ी एक्सरसाइज इस बजट में या उसके बाद आपको नजर आ रही है कि हुकूमत करने जा रही है? अगर नहीं करेंगे तो फिर उसमें कोई बड़ा चेंज क्या होगा? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखें उसकी जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम है। उसमें से आप बहुत कम भी कर लेंगे तो आप 2-3% से ज्यादा बजट का आपका खसारा कम है। लेकिन असल जो आपका इस वक्त खसारा है बजट का वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स है। आपको इसके लिए आप समझते हैं कि बैंक के साथ उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए? जी बिल्कुल सही। खुर्रम साहब, आपने देखा होगा कि कल जो अच्छा, इनफैक्ट मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात भी ले लेते हैं। मेहताब साहब, अब से कुछ देर पहले अशरफ मलखम साहब ने बताया कि अभी तो बजट स्पीच नहीं शुरू हुई है, 4 बजे उसका वैसे टाइम दिया गया था, लेकिन क्या बड़ी खबर क्या इस बजट में आ रही है सामने? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पे टैक्सेशन साइड पे जिसमें FBR का रेवेन्यू और नॉन टैक्स दोनों में एक मैसिव आपको देखना है कि एक तो टैक्सेशन मेजर्स होंगे, दूसरा इन्फोर्समेंट होगी, और तीसरा जो है वो जो नॉमिनल ग्रोथ जो कि रूटीन में जो है FBR को हासिल हो जाती है वो भी शामिल होगी। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर साइड है वहाँ पे सब्सिडीज के अंदर आपको रैशनलाइजेशन, पेंशन की रिफॉर्म्स, और इसके अलावा जो ग्रांट्स और बाकी चीजें हैं उनके अंदर भी हुकूमत कोशिश करेगी कि रैशनलाइज किया जाए। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन करके जो IMF का बेसिक जो है मकसद है कि प्राइमरी सरप्लस जो है वो जनरेट किया जाए, और दूसरी तरफ जो बजट फिस्कल एडजस्टमेंट है वो कम से कम 1% ऑफ GDP से जो है वो ज्यादा होगी ओवरऑल फिस्कल एडजस्टमेंट, जिसमें बजट डेफिसिट को जो है वो नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन
बजट डेफिसिट का नंबर जो है वो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा होगा। प्राइमरी सरप्लस जो है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि प्राइमरी सरप्लस के अंदर जो डेट सर्विसिंग है उसको निकाल के बाकी डेफिसिट जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ओवरऑल जो है वो इस टाइम में सिनेरियो, जो टैक्सेशन साइड है उसमें जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स दोनों के अंदर आपको मेजर बढ़ोतरी जो है वो नजर आएगी। मेहताब जरा इसको बताइएगा, जब आप कहते हैं जीएसटी, सॉरी जीएसटी में क्या जो 18% जीएसटी उसको बढ़ा के 19% या 20% किया जाएगा, या जो एग्जेम्पशंस है जीएसटी में वो खत्म की जाएंगी? देखिए दोनों प्रपोजल्स इस टाइम टेबल के ऊपर है, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से जो इनिशियल आया था वो 2% जो है वो उसका रेट के अंदर इजाफा हुआ था, लेकिन चंद दिन पहले तक ये था कि 1% जो है वो जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट जो इस टाइम 18% से उसको 19% कर दिया जाए, और जो रिड्यूस्ड रेट या एग्जेम्प्टेड जीएसटी के अंदर सेक्टर्स हैं उनको जो है वो या तो खत्म कर दिया जाए, स्टैंडर्ड रेट पे लाया जाए, या कम से कम उस रेट को जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो ये दोनों तरह की जो एफर्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगी। इसी तरह जो इनकम टैक्स साइड है उसकी स्लैब्स जो है वो सैलरी और नॉन सैलरी दोनों के लिए वो कम करने की तजवीज़ है। इसी तरह रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो 236C और K दोनों में जो सेलर और परचेजर है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है, और जो नॉन फाइलर है उसका टैक्स जो है वो ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी तरह जो गाड़ियों के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स है, खासकर रजिस्ट्रेशन के ऊपर और टोकन टैक्स, उसके अंदर भी जो है वो इजाफे की तजवीज़ है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद थे।